एक पल के लिए विचार किया जाए, मई और जून के महीने में उत्तर प्रदेश में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि तापमान अक्सर 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। बिल्कुल। और वो जो झुलसा देने वाली हवाएं चलती हैं, मतलब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। एकदम सही कहा। तो कोई भी साधारण व्यक्ति यही मानकर चलेगा कि कर्क रेखा, जो कि भारत की गर्मी का कह सकते हैं मुख्य इंजन मानी जाती है, वो जरूर उत्तर प्रदेश के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती होगी। हाँ, आमतौर पे लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये रेखा यूपी को छूती तक नहीं है, इन दोनों के बीच सिर्फ 22 किलोमीटर का मामूली फासला है। सिर्फ 22 किलोमीटर? हाँ, और फिर भी ये उस पूरे राज्य को एक धधकती भट्टी में बदल देती है। इस चौंकाने वाले विरोधाभास के पीछे आखिर क्या विज्ञान है? आज के इस गहन विश्लेषण में कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। ये विरोधाभास ही मतलब देखा जाए तो भूगोल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल। कई बार जो चीजें नक्शे पर महज एक बारीक लकीर की तरह दिखाई देती हैं ना, वह असल में प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतें होती हैं। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, चमकीला भूगोल सीरीज के कुछ बेहद शानदार नोट्स और चार्ट्स मौजूद हैं। जी, और इसमें हर एक तथ्य को, हर एक स्लाइड को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। एकदम। और इन सब का केंद्र बिंदु एक ही है, कर्क रेखा, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आज का हमारा मिशन महज कुछ भौगोलिक तथ्यों को पढ़ना या रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस बात की गहराई में जाना है कि कैसे अंतरिक्ष में तय हुई एक अकेली रेखा एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जो पूरे भारत के मौसम, खेती और हवाओं का बटन दबाता है। देखिए, इस विषय की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले उस ब्रह्मांडीय सच को समझना होगा जो इस रेखा को अस्तित्व में लाता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हमारे नोट्स की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर कर्क रेखा है क्या? अगर तकनीकी भाषा में बात करें तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन ये नंबर कोई संयोग से नहीं चुना गया है। ये सीधे तौर पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो झुकाव है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ज्यामितीय नंबर है या इसका हमारे मौसम से कोई सीधा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि नोट्स में एक बहुत ही खास दिन का जिक्र है, 21 जून, जिसे ग्रीष्म आयनांत या समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। तो इस दिन का विज्ञान क्या कहता है? 21 जून का विज्ञान पूरी तरह से सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करता है। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है ना, इसलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय हर साल 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। समझ गया। इसका परिणाम ये होता है कि सूर्य की किरणें इस रेखा पर बिल्कुल सीधी यानी एकदम लंबवत पड़ती हैं। परपेंडिकुलर। जी, ये वो चरम बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकदम सीधी पहुंच सकती हैं। इसके और उत्तर में जाने पर किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ेंगी। इसको अगर रोजमर्रा की किसी चीज से जोड़ा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे अंधेरे में किसी सतह पर टॉर्च की रोशनी डालना। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हाँ, मतलब अगर टॉर्च को तिरछा पकड़ा जाए तो रोशनी फैल जाती है और उसकी गर्मी कम हो जाती है। लेकिन अगर टॉर्च को सतह के बिल्कुल ऊपर एकदम सीधा पकड़ लिया जाए तो पूरी की पूरी ऊर्जा एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। हाँ, और उसकी तीव्रता भयंकर होती है। 21 जून को कर्क रेखा के साथ ठीक ऐसा ही होता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार टर्म दिया गया है, नो शैडो जोन। हाँ, नो शैडो जोन। तो ये परछाई गायब होने का क्या रहस्य है? देखिए, परछाई का विज्ञान बहुत सीधा है। प्रकाश जिस दिशा से आता है, परछाई हमेशा उसकी विपरीत दिशा में बनती है। ये तो बेसिक साइंस है। बिल्कुल। लेकिन जब 21 जून को दोपहर के ठीक 12 बजते हैं तो सूर्य कर्क रेखा पर मौजूद किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है, एकदम 90 डिग्री के कोण पर। हाँ, अब प्रकाश का स्रोत ठीक ऊपर होने के कारण किसी भी चीज की परछाई उसके दाएं, बाएं, आगे या पीछे बनने के बजाय ठीक उसके आधार या पैरों के नीचे छिप जाती है। अरे वाह, इसीलिए इसे नो शैडो जोन कहा जाता है। एकदम सही। और इसके साथ ही इस लंबवत सूर्यातप के कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात रिकॉर्ड की जाती है। ये तो बात हुई अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की। अब अगर इस नजरिए को वैश्विक मानचित्र पर लाया जाए तो स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट करती है
कि ये चमकीली रेखा सिर्फ भारत की जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के 3 महाद्वीपों और 16 से अधिक देशों से होकर एक लंबा सफर तय करती है। तो इसका जो वैश्विक विस्तार है वो अपने आप में एक दिलचस्प कहानी कहता है। जी, अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें तो उत्तरी अमेरिका में ये मेक्सिको और बहामास को छूती है। फिर ये अटलांटिक महासागर पार करके अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है, जहां अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली और नाइजर जैसे देश इसकी चपेट में आते हैं। और फिर एशिया की तरफ? एशिया में ये सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान से होते हुए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान तक जाती है। इन देशों के नामों पर अगर थोड़ा गौर किया जाए, जैसे मेक्सिको हो गया, सहारा मरुस्थल वाले अफ्रीकी देश हो गए, सऊदी अरब और मिस्र, तो इन सभी स्थानों में एक समानता नजर आती है। हाँ, ये सभी इलाके अपनी भयंकर गर्मी और विशाल रेगिस्तानों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये जो 23-30 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश है, ये अपने साथ कितनी प्रचंड ऊर्जा लेकर चलता है। लेकिन जब ये ऊर्जा भारत में प्रवेश करती है तो ये सिर्फ एक भौगोलिक लकीर नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की मास्टर चाबी बन जाती है जो भारत की जलवायु के 2 अलग-अलग ताले खोलती है। इसे एक महान जलवायु विभाजक कहा जा सकता है, अंग्रेजी में ग्रेट क्लाइमेट डिवाइडर। अच्छा। जब ये रेखा भारत के नक्शे के बिल्कुल मध्य से गुजरती है तो ये देश को 2 बिल्कुल विपरीत जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। 2 अलग-अलग जोन। जी, कर्क रेखा के ठीक दक्षिण का जो हिस्सा है, जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं, उसे उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और इस ट्रॉपिकल जोन की खासियत यह है कि यहाँ साल भर गर्मी रहती है ना? लेकिन वो गर्मी कभी जानलेवा नहीं होती। बिल्कुल, और उसका कारण है समुद्र। हाँ, क्योंकि भारत का दक्षिणी हिस्सा 3 तरफ से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और पानी की ये खासियत है कि वो जमीन के मुकाबले बहुत धीरे-धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे-धीरे ही ठंडा होता है। इसी वजह से मौसम कंट्रोल में रहता है। जी, समुद्र की यही प्रकृति दक्षिण भारत के मौसम को हमेशा समकारी या मॉडरेट बनाए रखती है। यहाँ सर्दियों और गर्मियों के तापमान के बीच का जो अंतर है ना, जिसे वार्षिक तापांतर कहा जाता है, हाँ, वो बहुत मामूली होता है। लेकिन जैसे ही इस रेखा के उत्तर की तरफ कदम रखा जाता है, भूगोल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। उत्तर के इस हिस्से को उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन कहा गया है। यहाँ तो समुद्र से दूरी बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी कारण महाद्वीपीय प्रभाव यानी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट हावी हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ का मौसम चरम होता है, एक्सट्रीम। मतलब जब गर्मी आती है तो तापमान 40 या 45 डिग्री को पार कर जाता है, और जब सर्दियां आती हैं तो हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है। एकदम सही। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक ऐसा जादुई थर्मोस्टाट लगा दिया हो जिसने घर के दक्षिणी हिस्से को हमेशा एक सुखद तापमान पर लॉक कर दिया हो। हाँ, लेकिन उत्तरी हिस्से को कभी धधकती भट्टी तो कभी बर्फ के बक्से में बदलने के लिए छोड़ दिया हो। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। अब जब ये साफ हो गया है कि ये रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरकर एक पट्टी का निर्माण करती है, जी, तो उन राज्यों को पहचानना भी जरूरी हो जाता है जो इस रेखा के ठीक ऊपर बसे हैं। देखिए, हमारे स्रोत सामग्री में इन 8 भारतीय राज्यों को याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प और जादुई सूत्र दिया गया है। एक निमोनिक है। हाँ, वो मगरमच्छ वाला। जी, मगरमच्छ छपटा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये नाम ही अपने आप में मुस्कान ले आता है, मगरमच्छ छपटा। अगर इस सूत्र को हम डिकोड करें तो म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, फिर दूसरे म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। मतलब भले ही ये नाम पश्चिम से पूर्व के सटीक क्रम में ना हो, लेकिन ये 8 राज्य मिलकर भारत के सीने पर वो पूरी पट्टी बनाते हैं जहां से ये रेखा गुजरती है। बिल्कुल, अगर इन राज्यों को मानचित्र पर एक रेखा से जोड़ा जाए तो समझ आता है कि ये किस तरह देश को भौगोलिक रूप से संतुलित करती है। लेकिन भूगोल हमेशा इतना सीधा नहीं होता है ना। यहीं पर वो सबसे बड़ा मिथक सामने आता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। हाँ, ये वो बिंदु है जहां सारा सामान्य ज्ञान गलत साबित हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी झेलने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में कोई भी यही सोचेगा कि कर्क रेखा तो पक्का यहाँ के किसी न किसी जिले को काटती होगी। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन जो हमारे पास नोट्स हैं वो एक झटके में इस भ्रांति को तोड़ देते हैं।
कर्क रेखा यूपी के किसी भी जिले से नहीं गुजरती है। इसके पीछे का जो भौगोलिक डेटा है वो बहुत स्पष्ट है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सबसे दक्षिणी सीमा, जहां बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, वह 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से शुरू होती है। तो मतलब अंतर काफी कम है। जी, अगर इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी को जमीन पर मापा जाए तो ये फासला केवल 22 किलोमीटर का निकलता है। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर? हाँ, यानी कर्क रेखा यूपी को बिना छुए उसके ठीक नीचे स्थित मध्य प्रदेश से निकल जाती है। जरा एक मिनट यहाँ रुकते हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर? आजकल के बड़े शहरों में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में इससे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। सही बात है। ये तो महज 2 रेलवे स्टेशनों के बीच का फासला हो सकता है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि इतनी मामूली सी दूरी से पूरे राज्य का मौसम कैसे पलट सकता है। मतलब जब रेखा वहां से गुजर ही नहीं रही है तो यूपी में उस मौसम का इतना भयानक असर क्यों दिखाई देता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जलवायु के हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हीट इंजन? हाँ, देखिए, कर्क रेखा कोई ईंट पत्थरों से बनी दीवार तो है नहीं जो किसी सीमा पर आकर रुक जाएगी। ये ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र है। जब ये कहा जाता है कि कर्क रेखा यूपी से 22 किलोमीटर दूर है, तो इसका असल मतलब ये है कि यूपी उस भयानक हीट इंजन के एकदम मुहाने पर बैठा हुआ है। इसको शायद एक अलाव के उदाहरण से समझा जा सकता है, मतलब बॉनफायर। बिल्कुल, बताइए। अगर कड़ाके की ठंड में कोई एक धधकते हुए अलाव के ठीक बगल में खड़ा हो तो जरूरी नहीं कि वो आग के अंदर ही बैठा हो। सही कहा। आग से महज चंद कदम की दूरी पर खड़े होने के बावजूद उस अलाव की सारी आंच और लपटों की भयंकर गर्मी उस तक पहुंचेगी ही। यूपी के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। 21 जून के आसपास जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तो यूपी की इस रेखा से अत्यधिक नजदीकी के कारण वहां की जमीन बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्यातप यानी इंसुलेशन प्राप्त करती है। इंसुलेशन जी। और जमीन की यह खासियत है कि वो गर्मी को बहुत तेजी से सोखती है। जब जमीन तेजी से गर्म होती है तो उसके ऊपर मौजूद हवा पर भी सीधा असर पड़ता है। और यहीं से जन्म होता है थर्मल लो यानी निम्न वायुदाब का। बिल्कुल, एकदम सही। और यहाँ से मौसम का पूरा मैकेनिज्म ही बदल जाता है। जब जमीन तवे की तरह गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है। और विज्ञान का सीधा सा नियम है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो जब सारी गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो जमीन की सतह के पास हवा का दबाव अचानक बहुत कम हो जाता है। एक तरह का शून्य या वैक्यूम बन जाता है। और चूंकि प्रकृति को खालीपन या वैक्यूम कभी पसंद नहीं आता, वो इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास ये थर्मल लो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये पश्चिम की तरफ से यानी बलूचिस्तान और थार के मरुस्थल की तरफ से आने वाली अत्यधिक गर्म और बिल्कुल सूखी हवाओं को अपनी ओर तेजी से खींचता है। और इन्हीं झुलसा देने वाली नमी से पूरी तरह खाली पश्चिमी हवाओं को हम लू कहते हैं। बिल्कुल, लू। लू कोई आम हवा नहीं है। ये वो हवा है जो शरीर का सारा पानी सोख लेती है। हमारे स्रोत सामग्री में इस लू और फिर उसके बाद आने वाले मानसून के टकराव को एक युद्ध के मैदान की तरह पेश किया गया है। हाँ, एक बैटल ग्राउंड की तरह। देखा जाए तो एक तरफ मई और जून की प्रचंड ग्रीष्म ऋतु है जो यूपी का तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंचा देती है। लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि हर एक्सट्रीम स्थिति का एक प्राकृतिक समाधान या काउंटर बैलेंस जरूर होता है। और वो काउंटर बैलेंस है वर्षा ऋतु, जो जून से सितंबर तक चलती है। जब ये अत्यधिक गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है तो एक और बहुत बड़ी भौगोलिक घटना आकार लेती है। कौन सी घटना? जिसे ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ये ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर सीधे कर्क रेखा और गंगा के मैदानों के ऊपर आ जाता है। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। असल में ये क्या है और ये मानसून को कैसे प्रभावित करता है? अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो ITCZ पृथ्वी का वह थर्मल इक्वेटर है जो हमेशा उस जगह खिसकता है जहां सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि गर्मी के कारण वहां सबसे बड़ा थर्मल लो या वैक्यूम बना होता है, तो ये ITCZ एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। वैक्यूम क्लीनर, ये बढ़िया है। हाँ, ये दक्षिणी गोलार्ध से भारी मात्रा में नमी लेकर आने वाली
समुद्री हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। यही हवाएं जब समुद्र पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। मतलब ये एक सीधा सीधा कॉज और इफेक्ट का मामला है। जितनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी, जमीन पर उतना ही मजबूत थर्मल लो बनेगा। बिल्कुल। और वो वैक्यूम जितना मजबूत होगा, वो मानसून के बादलों को उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींचेगा। एकदम सही। और जब ये मानसून यूपी में प्रवेश करता है तो ये लगभग 650 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक झमाझम बारिश लेकर आता है। ये बारिश उस धधकती हुई लू की आग को बुझाने का प्रकृति का अपना तरीका है। और इस पूरे नाटकीय बदलाव का सबसे गहरा असर जमीन और कृषि पर पड़ता है। अक्सर भीषण गर्मी को एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन स्रोत सामग्री इसे यूपी के लिए जलवायु का वरदान भी बताती है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा वरदान। जिस मौसम को आम इंसान एक परेशानी समझता है, वही खेतों के लिए एक संजीवनी साबित होता है। बिल्कुल। इस दोहरे मौसम के कारण ही यहाँ खरीफ और रबी दोनों तरह की बेहतरीन फसलें उगाई जा सकती हैं। देखिए, खरीफ फसलों का विज्ञान इसी गर्मी और नमी से जुड़ा है। जून से सितंबर के बीच जब खूब पानी बरसता है और अच्छी खासी धूप भी मिलती है, तो यह स्थिति धान, मक्का और खासकर गन्ने की फसल के लिए आदर्श बन जाती है। हाँ, भरपूर गर्मी और भरपूर नमी। यही कारण है कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। और फिर जब तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है, यानी सर्दियां, हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से मौसम एकदम ठंडा और शुष्क हो जाता है। और ये ठंडी जलवायु रबी फसलों के लिए एक परफेक्ट सेटिंग है। गेहूं, चना, सरसों और आलू। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि गेहूं और आलू के उत्पादन में भी यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रकृति ने मानो इस राज्य के लिए एक पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर खुद सेट कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जी। जहां गंगा के उपजाऊ मैदानों को इस जलवायु का पूरा फायदा मिलता है, वहीं कर्क रेखा से ये नजदीकी कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा संकट भी लेकर आता है। हाँ, और हमारे नोट्स हमें यूपी के एक ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर ले जाते हैं, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का मामला भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर है। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पूरे यूपी में बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा करीब है। वहीं 22 किलोमीटर वाला फासला बुंदेलखंड के दक्षिणी हिस्से से ही मापा गया है। और इस अत्यधिक नजदीकी की भारी कीमत इस क्षेत्र को चुकानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तापमान अक्सर बुंदेलखंड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। मई और जून के महीनों में ये क्षेत्र भयानक हीट वेव और लू का सीधा केंद्र बन जाता है। अब जब तापमान इतना ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन भी उसी दर से होगा। यही वो कारण है कि पानी जमीन से इतनी तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। इसके साथ ही मानसून की अनिश्चितता के कारण बुंदेलखंड हर 3-4 साल में भयंकर सूखे का सामना करता है। जी, लगातार सूखे और वाष्पीकरण की वजह से भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर रसातल में चला जाता है। एक तरफ राज्य का बाकी हिस्सा कृषि में रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दूसरी तरफ उसका ये दक्षिणी हिस्सा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये जलवायु के इस चरम रूप का एक बहुत ही कड़वा सच है। भूगोल का ये सिद्धांत कि जलवायु जमीनी हकीकत को आकार देती है, यहाँ एकदम सटीक साबित होता है। बिल्कुल। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें यूपी के क्षेत्रीय वनस्पति मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। वेजिटेशन मैट्रिक्स। हाँ, किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधों को देखकर वहाँ की बारिश और जलवायु का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मैट्रिक्स एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। अगर हम बुंदेलखंड से शुरुआत करें, जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, लगभग 22 किलोमीटर, तो वहाँ की भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ड्राई डेसिडस। जी, इसका मतलब है कांटीली झाड़ियां, बबूल और ऐसे पेड़ जो वाष्पीकरण को रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। फिर जैसे जैसे उत्तर की तरफ यानी कर्क रेखा से थोड़ा दूर जाया जाता है, विंध्य पठार का इलाका आता है। यहाँ मिश्रित पर्णपाती वनस्पति मिलती है, जहाँ नमी थोड़ी बेहतर होने के कारण सागौन यानी टीक और बांस के जंगल पनपते हैं। और इसके और आगे बढ़ने पर मध्यवर्ती गंगा का मैदान आता है, जहां प्राकृतिक वनस्पति की जगह अब पूरी तरह से विशाल कृषि क्षेत्रों ने ले ली है। और सबसे अंत में कर्क रेखा से सबसे दूर एकदम उत्तर में तराई का क्षेत्र आता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते उस भयंकर गर्मी का असर कम हो जाता है। और हिमालय की तलहटी के कारण
उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी मॉइस्ट ट्रॉपिकल जलवायु का प्रभाव दिखने लगता है। इसीलिए यहाँ घने घास के मैदान और साल के ऊंचे ऊंचे जंगल पाए जाते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में कितनी अद्भुत है ना? बिल्कुल अद्भुत है कि जैसे जैसे कर्क रेखा से दूरी बढ़ती जा रही है, कांटेदार और सूखी झाड़ियां घने हरे और नमी वाले जंगलों में बदलती जा रही हैं। ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे एक अदृश्य अक्षांशीय रेखा महज कुछ किलोमीटर की दूरी से पूरे के पूरे इकोसिस्टम का स्वरूप बदल कर रख सकती है। तो आज के इस सफर में हमने एक जादुई रेखा के प्रभाव को गहराई से समझा। अंतरिक्ष में पृथ्वी के 23.5 डिग्री के झुकाव से लेकर बुंदेलखंड की कंटीली झाड़ियों तक का एक पूरा चक्र पूरा किया। जी। अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोने का। स्रोत सामग्री के अंत में एक मास्टर चीट शीट दी गई है, KUGLM फॉर्मूला। KUGLM। हाँ, इसे एक बार तेजी से डिकोड कर लेते हैं। ये फॉर्मूला पूरे जलवायु मैकेनिज्म को उंगलियों पे याद रखने का एक बेहतरीन टूल है। इसकी शुरुआत होती है K से, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। वो अक्षांश जो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर एक शक्तिशाली ऊर्जा पट्टी बनाता है। उसके बाद आता है U से, UP उत्तर प्रदेश। यह राज्य इस रेखा के ठीक उत्तर में मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। रेखा इसके अंदर से नहीं गुजरती, लेकिन फिर भी राज्य का सबसे बड़ा जलवायु नियंत्रक बनी हुई है। फिर आता है G से, गर्मी। 21 जून के आसपास पड़ने वाला तीव्र सूर्यताप जो तापमान को 45 डिग्री के पार ले जाता है। इस भयंकर गर्मी के कारण जमीन पर पैदा होता है थर्मल लो, जो खींच लाता है L यानी लू को। ये मई जून की प्रचंड पश्चिमी हवाएं हैं जो नमी को सोख लेती हैं। और अंत में इस आग को बुझाने और संतुलन बनाने के लिए आता है M से, मॉनसून, जो जून के अंत में ITGC के खिसकने से प्रवेश करता है और यूपी की शानदार खरीफ फसल विशेषकर गन्ने और धान का आधार बनता है। KUGLM ये वाकई पूरे भूगोल को समेटने वाला एक मास्टर स्ट्रोक डिकोडर है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि इंसान ने चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक विकसित कर ली हो, वो आज भी पूरी तरह से उन विशाल भौगोलिक ताकतों और ब्रह्मांडीय नियमों के अधीन काम कर रहा है जो अरबों सालों से चले आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार जहन में रखने लायक है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई मई जून की भीषण गर्मी में परेशान हो रहा हो, या फिर मानसून की पहली झमाझम बारिश की मिट्टी वाली खुशबू का आनंद ले रहा हो, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचा जाना चाहिए, अंतरिक्ष में पृथ्वी के उस 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण तय हुई एक काल्पनिक रेखा जो शायद उस इंसान के घर से महज चंद किलोमीटर दूर से चुपचाप गुजर रही हो, वो सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं है। वो अदृश्य रेखा चुपचाप खेतों की फसल, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था और यहां तक कि रात के खाने की थाली में क्या परोसा जाएगा, ये सब कुछ तय कर रही है। भूगोल का ये चमकीला सच वाकई हैरान करने वाला है।